नमस्कार विद्यार्थियों, जय भारत जय हिंद। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में मैं आपसे बात करूँगा आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में। विद्यार्थियों, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर और राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के बीए पार्ट तृतीय के विद्यार्थियों से संबंधित यह विषय, उनका प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास के अध्ययन की इस श्रृंखला के अंतर्गत मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके दो मुख्य घटक, जो नरम पंथ और गरम पंथ, यानी नरम दल और गरम दल के नाम से जाने गए। विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में मैं आपसे बात करूंगा इन दोनों ही अंगों की कार्यप्रणाली के बारे में। चूंकि यह काफ़ी विस्तृत विषय है, इसलिए मैं इसे कुछ भागों में बांटकर आपको समझाऊंगा। तो आइए विद्यार्थियों, पार्ट 1 के अंतर्गत आज मैं आपसे बात करता हूँ इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमपंथी विचारधारा के बारे में। विद्यार्थियों, जिस दौर में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही है, उस दौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसी संस्था थी जिसमें बुद्धिजीवियों, इंटेलेक्चुअल्स, वकील, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और समाज सेवी वर्ग से जुड़े हुए लोगों का वर्चस्व था। यानी वह ऐसा दौर था जिसमें हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पूरी तरीके से शुरुआती दौर में भारतीय जन भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। और दूसरी बात ये कि कांग्रेस जैसी अखिल भारतीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसी एक ऐसी संस्था जो बड़े व्यापक पैमाने पर पहली बार स्थापित हो रही है, उसके लिए ये जरूरी था। और उस समय जबकि वो अपने शैशव काल के दौर से गुजर रही थी, तो अपने को मजबूत करने के लिए जरूरी था कि वो एकदम आक्रामक नीति को नहीं अपनाए। इसलिए विद्यार्थियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती नेताओं ने, जिनमें फिरोज शाह मेहता, दीनसा बनर्जी, दीनसा वोचा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और बदरुद्दीन तेज जी और दादा भाई नौरोजी जैसे लोग जुड़े हुए थे, इनमें गोपाल कृष्ण गोखले का नाम भी शुमार किया जाता है। तो ये कांग्रेस के उदारवादी विचारधारा के उदारवादी सोपान का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रारंभिक लोग थे। और इन सभी का ये प्रयत्न रहा कि कांग्रेस इस प्रकार से अपनी मांगे रखे कि ब्रिटिश हुकूमत को यह नागवार नहीं गुजरे और ऐसा न हो कि कांग्रेस जैसा नव स्थापित संगठन स्थापित होने से पहले ही उखड़ जाए। इसलिए विद्यार्थियों, यह एक ऐसा दौर था जिसे हम नरमपंथी विचारधारा का दौर कह सकते हैं, जो शनै शनै क्रमिक विकास में विश्वास रखता था और जिसकी शुरुआती मांगे समाज सुधारों से, आर्थिक सुधारों से, भारतीय जनपद सेवाओं में भारतीयों के प्रतिनिधित्व से और भारतीयों की शिक्षा प्रणाली, ऐसी बातों से जुड़ी हुई थी। इस विचारधारा से जुड़े हुए लोगों का यह मानना था कि हमें इस प्रकार की मांग की तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं रखनी चाहिए जो पूरी न की जा सके, बल्कि हमें उसके निकटतम और समीपतम स्तर तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। विद्यार्थियों, जैसा कि कांग्रेस की उत्पत्ति संबंधी विचारधाराओं का जब अध्ययन किया जाता तो एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी आती है और साथ ही साथ दूसरा एक आता है तड़ित सिद्धांत, जिसके मुताबिक यह जरूरी था कि जिस प्रकार से तड़ित चालक एक बड़ी बिजली को किसी भूखंड पर, किसी आवासीय स्थल पर गिरने से रोक देता है, उसका बचाव कर लेता है, तो इसलिए कांग्रेस में शुरुआती जुड़ाव अंग्रेजों का था। जैसा कि आपको ये पता है कि यह संस्था लॉर्ड डफरिन, जो कि 1884 से लेकर 1888 तक भारत के गवर्नर जनरल थे,
उनसे विचार विमर्श और मंत्रणा करके एओ व्यूम ने कायम की। तो ऐसा माना गया था कि यदि कोई अंग्रेज इसकी स्थापना से जुड़ता है तो इस संस्था को अंग्रेजों का वरद हस्त हासिल होगा। और जैसा कि हम देख भी रहे, कांग्रेस के शुरुआती सम्मेलनों में कुछ समय तक अंग्रेज अधिकारी भी यहाँ पर आते रहे। और इवन आप ये देखिए कि 1886 में लॉर्ड डफरिन ने कलकत्ता में कांग्रेस के प्रतिनिधियों को उद्यान भोज यानी गार्डन टी के लिए बुलाया। हालांकि उसने ये स्पष्ट कर दिया था कि यह भोज या यह टी पार्टी मैं कांग्रेस के प्रतिनिधियों को नहीं दे रहा, बल्कि कलकत्ता के गणमान्य नागरिकों को और जो कलकत्ता में पधारे मैं उन लोगों को यह स्वागत में पार्टी दे रहा हूँ। लेकिन जैसे भी वो शुरुआती दौर में इस संस्था के साथ अंग्रेजों का जुड़ाव लगा रहा, लेकिन धीरे धीरे, हालांकि ये लगाव भी तटस्थता का था, लेकिन धीरे धीरे ये तटस्थता भी खत्म होती गई। और जैसे जैसे कांग्रेस की मांगें बढ़ गई तो यह ब्रिटिश हुकूमत को नागवार गुजरा और अंग्रेज अफसरों ने इससे दूरी बनाए रखना उचित समझा। और इवन आप देखिए कि आगामी सालों में तो ये नियम बन गए कि कोई भी सरकारी अधिकारी इंडियन नेशनल कांग्रेस से नहीं जुड़ सकता। यदि जुड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। तो विद्यार्थियों, इस दौर में जबकि कांग्रेस अपने शैशव काल से गुजर रही थी, अपने विकास की अवस्था से गुजर रही थी, तो इस काल में कांग्रेस के शुरुआती सम्मेलनों में ब्रिटिश सरकार की उपलब्धियों को गिनाया गया और उदारवादी विचारधारा के लोग प्रार्थना पत्र में, पिटीशन में, एप्लीकेशन में यकीन करते थे, जिनमें उनकी भाषा काफ़ी शांत रहती थी। और यही कारण है कि गर्मपंथी विचारधारा के नेताओं ने इस वृत्ति को भिक्षावृत्ति और याचना की प्रवृत्ति की संज्ञा दे दी। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता यदि हम साल में एक बार मेंढक की तरह टर्राए और चुप हो जाए, यानी केवल हम कांग्रेस के एनुअल मीटिंग्स में, वार्षिक अधिवेशनों में अपनी बात करके शांत हो जाए और जब तक हमारी बातों के अंदर तेजी नहीं हो। यद्यपि 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में तिलक द्वारा प्रतिपादित स्वराज्य की अवधारणा सामने आ चुकी थी, लेकिन ये इतनी बलवती नहीं थी। इसलिए शुरुआती दौर में कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने प्रार्थना पत्र देने की नीति अपनाई। और इन उदारवादी नेताओं का, जिनमें रमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दीनसा वाचा, फिरोज शाह मेहता जैसे लोग थे, इन लोगों का यह मानना था कि भारत का हित हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज्य के बने रहने में है। और वो ये मानते थे कि शुरुआती दौर में ब्रिटिश संस्थाएं, ब्रिटिश हुकूमत भारतीयों को अपनी शासन प्रणाली को योग्य संभालने के लिए योग्य बना देगी और बाद में ये लोग चले जाएंगे। तो इसलिए वे चाहते थे कि जब तक हम लोग भारतीय स्वशासन को संभालने के योग्य नहीं हो, तब तक ब्रिटिश हुकूमत ये रहे। तो उनका ये कहना था कि ब्रिटिश हुकूमत हमारे लिए वरदान है, ब्रिटिश हुकूमत हमारे लिए ईश्वर द्वारा दी गई अद्भुत नियामत है। और देखिए कि बदरुद्दीन तैयब जी, जो कांग्रेस का एक उदारवादी चेहरा माने जाते थे, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा कि महारानी की करोड़ों की प्रजा में कोई भी इतना गहरा राजभक्त नहीं होगा जितना कि हम भारतीय प्रजा, हम भारतीय लोग कांग्रेस के 1886 के अधिवेशन में न केवल ब्रिटिश राज्य की उपलब्धियों को गिनाया गया, बल्कि करतल ध्वनि से महारानी विक्टोरिया की 3-3 बार जय जयकार की गई। तो यह शुरुआती रवैया था विद्यार्थियों कांग्रेस की नरमपंथी विचारधारा का, जो उस दौर की परिस्थितियों को देखते हुए एक प्रकार से पूरी रूप से उचित थी। यदि कांग्रेस अपना उदारवादी चेहरा बदल लेती और उसको एक्सट्रीमिस्ट रूप में ढाल लेती,
तो शायद कांग्रेस के लिए उन परिस्थितियों पर वजूद को बचाए रखना मुश्किल होता। तो कांग्रेस के इन उदारवादी नेताओं ने अपने कार्यकाल में अपने विविध सम्मेलनों में कई प्रकार की उपलब्धियां हासिल की, जिसका विवेचन मैं आगे की कक्षा में करूंगा। और विद्यार्थियों, एक रोचक बात तो मैं आपको ये बताऊं कि एक बार तो यहाँ तक तय हो गया कि साहब की कांग्रेस का सम्मेलन लंदन में किया जाए, लगभग 1901 का। और लंदन में एक संस्था बनाई जो कांग्रेस की मांगों को ब्रिटिश शासन तक पहुंचाती थी, और एक इंडियन के नाम से एक अखबार भी निकाला गया। तो विद्यार्थियों, इन तमाम बातों की जानकारी मैं आपको आगे की कक्षा में दूंगा। जय भारत, जय हिंद।